नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X का स्पेशल एडिशन ऑफिसर्स में हम कई नए नए पदाधिकारियों और सिविल सेवा से जुड़े लोगों से बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ भरत जी हैं। हमारे साथ हैं सहायक निदेशक नियोजन पदाधिकारी भरत जी। भरत जी, आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भरत जी, ये देखा जाता है कि एक ऑफिसर्स बनने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको पहली कठिनाई कौन सी हुई थी? थैंक यू मनीष जी। थोड़ा सा सुधार कर दूं, मैं पहले सहायक निदेशक नियोजन अभी वर्तमान में हूं और नियोजन प्राधिकारी जो मौलिक पद होता है, और ये बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा दी जाती है तो ये मौलिक पद होता है। उसके बाद जब प्रथम पदोन्नति मिलती है उसके बाद सहायक निदेशक नियोजन का ये पद होता है। और आपने जो प्रश्न किया कि सिविल सेवा, सच में आसान नहीं होता है सिविल सेवा का ये जो पद, लेकिन साथ ही साथ जब किसी छात्र और किसी छात्रा में अगर जज्बा हो, जुनून हो, काम करने की एक सतत प्रेरणा उसको मिले, खासकर जो डायनेमिक एटीट्यूड और एप्टीट्यूड रखने वाले लोग हैं, तो अगर तथ्यों को अच्छी तरह से देखा जाए, समझा जाए और उस पर काम किया जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है। ज़रूरत है लगन के साथ, सतत प्रयत्न के साथ, और आयोग की जो मंशा है, जो सिलेबस है, और उस कंटेंट को अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे माहौल में आज भी लोग सिविल सेवा की तैयारी में उत्तीर्णता हासिल करते हैं। और सिविल सेवा के बारे में कहा जाता है कि कई बार ये देखा जाता है कि किसी के कलीग पास आउट हो गए और कोई पीछे रह गया। क्या इस डिमोटिवेशन को कैसे रोका जाए? देखिए, मनोविज्ञान कहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस हर किसी में होता है। हर किसी की तैयारी की रणनीति अलग होती है, हर किसी का लेवल ऑफ मोटिवेशन अलग अलग होता है। मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए। साथ ही साथ एक अच्छे परिवेश में, अच्छी परिस्थितियों में और अच्छी पुस्तकों और अच्छे दोस्तों के साथ अच्छे मार्गदर्शन में ये जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण की जा सकती है। असफलता जाहिर सी बात है कि आजकल जो परीक्षा होती है उसमें एक तरह से सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन होता है। तो रिजेक्शन का जो परिवेश है, कहीं ना कहीं वहाँ लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन यह एक ऐसी परीक्षा है जिसमें जब तक आपकी उम्र सीमा हो, अपने अधिकतम क्षमता के साथ वह तैयारी करना चाहिए, क्योंकि सफलता हर किसी को नहीं मिलती है। लेकिन इस परिवेश में जो दूसरों से अलग करके अगर परीक्षा देना चाहे और कोशिश करे तो ज़रूर सफल होता है, और इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, हम लोग जिस इंटरव्यू का पर्पस ये है, दर्शकों को बता दूं कि अगर कोई बीपीएससी यूपीएससी तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं तो उनके रोज़गार के क्या अवसर हैं। सर से यही कुछ जानने के लिए हम कुछ सवाल करेंगे, जो इस इंटरव्यू में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा पहला सवाल है सर, निजी क्षेत्र में, जो निजी क्षेत्र हैं उसमें रोज़गार के क्या अवसर हैं? मनीष जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ रोज़गार का जो क्षेत्र है वह संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बटा हुआ है। जिस सरकारी नौकरी की हम बात करते हैं वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जो संगठित क्षेत्र के तहत आती है, लेकिन रोज़गार की एक बड़ी संभावना असंगठित क्षेत्र में और वो निजी क्षेत्र का रोज़गार है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 96% लोग इसी असंगठित क्षेत्र में हैं, और असंगठित क्षेत्र में ये जो लोग हैं यहाँ पे रोज़गार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बिहार सरकार के द्वारा श्रम संसाधन विभाग के तहत प्रत्येक जिला में नियोजन सह व्यावसायिक मेला का आयोजन करके निजी क्षेत्र की कंपनियों को बुला करके रोज़गार की संभावनाओं को तलाशने का काम किया जा रहा है, और एक पूरा शेड्यूल निकला हुआ है प्रत्येक ज़िले का, और उसमें निजी क्षेत्र में जो लोग बेरोज़गार युवक युवतियां हैं उनको रोज़गार देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। परमंडल स्तरीय पर 2 दिवसीय नियोजन मेला लगता है, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 1 दिवसीय नियोजन मेला लगाकर करीब 20 से ज़्यादा कंपनियों को बुला करके रोज़गार मुहैया कराया जाता है। इसके साथ एक चीज़ और मैं बता दूं कि प्रत्येक ज़िले में
दो नियोजन कैंप लगाया जाता है और उसके माध्यम से भी रोज़गार देने का काम किया जा रहा है। ये सभी काम निजी क्षेत्र में रोज़गार के लिए अवसर प्रदान करना हमारे विभाग का पहला लक्ष्य है। अच्छा, निजी क्षेत्र में रोज़गार के जो अवसर अब खुले हैं, पहले था बिहार का एक अभी भी बना हुआ है कि सरकारी नौकरी बेस्ट है और सरकारी नौकरी को लेकर के मारामारी चल रही है। एक साधारण सा सवाल है, साधारण सवाल ये है कि रहता है ना कि गांव में या ग्रामीण परिवेश में जो लोग ग्रेजुएट हो गए उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि जहाँ तक जीवन की प्राथमिकता की बात है, क्योंकि उनके रोज़गार बड़े ज़रूरी हैं। मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएट हो जाना, अब ये शैक्षणिक नीतियों की बात है, उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। परंतु जो आपका सीधा सवाल है, मैं वैसे छात्र छात्राओं से यही अपील करूँगा कि आजकल की जो प्रतियोगी युग है, इस प्रतियोगी युग में सिर्फ हम ग्रेजुएट अगर हैं तो या तो अगर आपके पास सिविल सर्वेंट बनने की योग्यता हो, आप उस तरह की तैयारी कर रहे हो, तो आप उस परीक्षा को निकाल सकते हैं। उस तरह से आप प्रतियोगी बनिए, वरना आप कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ले लेंगे, वोकेशनल एजुकेशन को हासिल करेंगे, ताकि वो कोई ना कोई रोज़गार परक होना चाहिए। तो रोज़गार परक शिक्षा आजकल के युग की मांग है और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर भी रहे हैं तो एक विकल्प के तौर पर कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स ज़रूर कर लेना चाहिए। सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन कर लेने से जो आप ग्लोबल वर्ल्ड में रोज़गार की संभावनाओं की बात जो कर रहे हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि सिर्फ प्लेन ग्रेजुएट होने पर रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएं नहीं है। जैसा कि हम लोग आए दिन भी देखते हैं, जैसे कंप्यूटर की शिक्षा ज़रूरी है ना। और एक सीधी सी बात है कि बिहार सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में एक कुशल युवा कार्यक्रम को भी चलाया है, KYP, जिसको KYP के नाम से जाना जाता है। यह निःशुल्क प्रशिक्षण है, 3 महीने का कोर्स है। इसे कर लेने के बाद एक NCVT का सर्टिफिकेशन मिल जाता है और उस सर्टिफिकेशन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है कि उसको प्राप्त करने के बाद वो आपको रोज़गार परक बनाता है और आपके कौशल में भी संवर्धन करता है। तो जो हमारा लक्ष्य है कि 2023 में भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश बनेगा, उसमें कौशल संवर्धन पर भी जोर देना चाहिए। और हमारे जितने भी युवा साथी हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह कुशल युवा कार्यक्रम या किसी न किसी माध्यम से कंप्यूटर वाला और जो योग्यता है उसे ज़रूर कर लें, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में साक्षर वही है जो पढ़ने और लिखने के साथ साथ कंप्यूटर की भी जानकारी रखता है। इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं और सर से ये जानेंगे कि युवक और युवतियों को निराशा से कैसे बचें और प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियों को लेकर अपार संभावनाएं आ रही हैं बिहार में, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, कई सारे लोग ये देखा जाता है सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, तो प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से जाएं? जाहिर सी बात है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब स्थितियों में गुजर रहे हैं अभी बहुत सारे लोग। बिल्कुल, हम जिस राज्य से हैं उसकी जहाँ तक आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों की बात करें तो आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। और मैं ऐसे अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आपने जो कहा कि निराशा से कैसे उभरें, एक मनोवैज्ञानिक बात होती है कि हमें सबसे पहले आत्म निरीक्षण कर लेना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अगर उससे संबंधित कोई बाधा आती है तो भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। बहुत सारे विभाग हैं जो आपके करियर से संबंधित बातों को बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्वरोजगार की संभावनाएं हों तो हमारे यहाँ निःशुल्क में RCT हो गया, जिला उद्योग केंद्र हो गया, यहाँ पर भी रोज़गार की बातें की जाती हैं। अगर आपको अगर ये लगता है कि हम आर्थिक सहायता चाहते हो तो आप DRCC जाइए, वहाँ पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा आपको साधारण ब्याज की दर से, है ना। आपको 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो सरकार ने जो जन कल्याणकारी कार्य किया है ना, उसका हमें लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इसकी मदद लेनी चाहिए। देखिए, सरकारी योजनाओं कार्ड के बारे में थोड़ा जानकारी सर बता दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बातें खुली
ये दौर देखा जा रहा है, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पर कभी कभी ठगी का भी सामना करना पड़ता है, तो वे लोग कैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले और सीधे DRCC में जाके कैसे ले? देखिए, इसमें ठगी की कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई बात है। ये जितने भी जिला ये DRCC है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन सेंटर, काउंसलिंग सेंटर, यहाँ आप सीधे जाएंगे, वहाँ पे उसके लिए सहायक प्रबंधक होंगे, आप उनसे सीधे बात करेंगे, जो भी कागजी प्रक्रिया होती है उनके माध्यम से होती है। जो जिस कॉलेज में या जिस शैक्षिक संस्थान में आप अपना निबंधन कराना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ से सीधे वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, लिस्टेड होते हैं, ठीक है। या फिर आप जाएंगे स्वतः, आप प्रबंधक से बात करें, सीधे बात करें, है ना, किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है आपको। इसके लिए पूरी मशीनरी पड़ी हुई है और मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पे। हमें ज़रूरत है अवेयर होने की, है ना। पढ़ने लिखने का मतलब ही होता है कि हम अपना काम स्वयं करें। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो आपके जो पदाधिकारी होते हैं ना, वो पब्लिक सेवा के लोग होते हैं, तो दे आर पब्लिक सर्वेंट, है ना। आप ये धारणा रखिए कि वो आपके काम के लिए हैं, आपका वो अधिकार बनता है, आप जाएं, उनसे बात करें, ठीक है। और इसमें किसी बिचौलिए की ज़रूरत भी नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं तो कम से कम आपको इतना अवेयर होना पड़ेगा कि ये हमारा काम है, ये हमारा अधिकार है एक तरह से, ठीक है। सरकार जो सुविधा दे रही है, जो सामाजिक सहायता प्राप्त कर रही है, आप उसका लाभ उठाएं, स्वयं उठा सकते हैं, ठीक है। कोई धोखाधड़ी का इसमें प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई धोखाधड़ी का प्रश्न नहीं, और आप सीधे DRCC जाएं और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले लें। हमारे साथ जुड़े थे भरत जी। आपको हमारे यह जानकारी भरा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब अभी कर लें। शुक्रिया।